हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो फाइनली आप आ चुके हैं 8वें सेमेस्टर में अपने, और आपका जो पहला सब्जेक्ट है जो कि आपको न इलेक्टिव है, आपको ये सब्जेक्टिव है और आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए ये सब्जेक्ट आपको बहुत लोग, आपके सीनियर ने बताया होगा, आपके सर आपके मैम ने बोला होगा कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल पोर्सन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपने हाई स्कूल की जो मैथ है, जो हाई स्कूल की मैथ है, उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस उसी को फार्मास्यूटिकल बेसिस के ऊपर लाकर रख देना है और सिंपल सा आपका स्टैटिस्टिक्स बनता हुआ चला जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में करें कि आपकी जो हाई स्कूलिंग हुई थी वो किस कॉलेज से, किस विद्यालय से या किस स्कूल से हुई थी। ठीक है, मेरी तो एमपीआईसी पब्लिक स्कूल से हुई थी, आपकी किससे हुई थी आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इस सब्जेक्ट का महत्व समझ लीजिए कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, तो बायोस्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है, उसके साथ में रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो सब्जेक्ट रखा गया हमारे फार्मेसी सिलेबस में क्यों रखा गया। वैसे तो बीटेक में भी रखा गया, जितने भी टेक्निकल कोर्सेस है उसमें ये सब्जेक्ट रखा गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे आपने एग्जाम्पल, आपका एक मान लीजिए कॉलेज है, ठीक है ना, कॉलेज है। अब कॉलेज में क्या है कि आपके 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 60 बच्चे की डेली अटेंडेंस ली जा रही है। अब फाइनल अटेंडेंस जब भेजने का काम आएगा तो आप हर एक बच्चे की तो देखेंगे नहीं कि कितना उसने, मतलब एक एक करके गिनेंगे, 1 2 3 4 इसकी कितनी अटेंडेंस है। आप क्या करेंगे कि टोटल अटेंडेंस लिख करके एक जगह, जैसे एग्जांपल के तौर पे 90 दिन क्लास ली, 90 दिन क्लास में आपने क्या किया कि एक बच्चे ने, मतलब एक स्टूडेंट ने क्या किया, 1 से लेकर 10 रोल नंबर के जो स्टूडेंट थे उन्होंने टोटल क्लास जो टेकन की वो की 90। ठीक है ना, मतलब 90 में से 90 जीरो क्लास एब्सेंट किए। ठीक है ना, उसके बाद 20 से लेकर के हमारे 30 बच्चों ने क्या किया कि टोटल क्लास ली उन्होंने 50। तो हमारा क्या, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक एवरेज बन जाएगा। तो इसी 90 और 50 को, इसी को लेकर के, जैसे 1 2 3, मतलब पहले बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने, तीसरे बच्चे ने, चौथे बच्चे ने, पांचवें बच्चे ने 90 क्लास लेते हुए चलिए। तो अगर हम इससे अच्छा कि 1 से लेकर के 10 तक जो रोल नंबर बच्चे उन्होंने 90% क्लास लिया, 90 क्लासेस लिए, तो सिंपल से हम इसको लेते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, स्टैटिस्टिक्स। मतलब कहने का क्या, किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी डाटा को उसके लॉन्ग फॉर्म से कन्वर्ट करके उसके शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दिस इज नोन एज बायोस्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स। इसी को हमको पढ़ना है अपने फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में, जो उसी कंपनी में होता है, इंडस्ट्री में होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में। इसी सब चीज़ों को हमको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमको पढ़ना क्या। सिंपल से अगर हम टर्म समझे तो किसी भी लॉन्ग चेन को, मतलब किसी भी लॉन्ग डाटा को, किसी भी बड़े डाटा को एक छोटे डाटा में कन्वर्ट कर देना बाय द हेल्प ऑफ द चार्ट, हिस्टोग्राम, इसी के माध्यम से, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आइए, तो पहले हम समझते हैं बायोस्टैटिक्स से होता क्या है। ठीक है ना, बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, एक हमारी ब्रांच होती है किसकी, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि किसी भी लंबे चौड़े डाटा को उसके एक छोटे फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफ के माध्यम से उसको छोटे डाटा में कन्वर्ट कर देना, दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, मेनी एरियाज ऑफ द बायोलॉजी, मतलब जो बायोलॉजी में यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल बायोलॉजी में, जैसे बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी बड़े डाटा को छोटे डाटा में कन्वर्ट कर देना बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफ एंड द हिस्टोग्राम। ठीक है ना, तो जो भी हमारे बायोलॉजिकल, जैसे एपिडेमियोलॉजी, मेडिकल साइंस हो गया, हेल्थ साइंस हो गया, फार्मास्यूटिकल साइंस, ईटीसी के जो भी डाटास हैं, जो भी लंबे लंबे चौड़े चौड़े डाटास हैं, जैसे रिसर्च के, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे एक मेडिसिन के ऊपर हमने रिसर्च की, एक ड्रग के ऊपर रिसर्च की। अब उसमें लंबा चौड़ा डाटा पड़ा, मतलब क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, नॉन क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल, उसकी लीड मार्फोलॉजी, लीड आइडेंटिफिकेशन, ईटीसी। अब उसी को क्या कर देंगे हम, एक चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स या बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक, अब रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, तो ए सिस्टम ऑफ मॉडल्स, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक ही मॉडल है, प्रोसीजर है एंड टेक्निक है, यूज टू कलेक्शन ऑफ एनालाइज डाटा एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। कहने का मतलब क्या है कि हम, जो हमारा डाटा होगा, जैसे हमने क्या किया कि एक ड्रग के ऊपर काम किया, ठीक है ना, अब उस डाटा को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि डाटा सही है कि नहीं सही है, उसका कलेक्शन करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर इंटरप्रिटेट करेंगे। इंटरप्रिटेट का मतलब क्या हुआ, उसको देखेंगे कि इफेक्टिव है कि नहीं इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव है, परसेंटेज निकालेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी जस्ट हम इसके इसी लेक्चर वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है ना, तो उसका जो भी फाइंड आउट होगा, मतलब जो भी रिसर्च प्रॉब्लम होगी उसको फाइंड आउट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है। ठीक,
अब आते हैं अपने यूनिट नंबर फर्स्ट में, जिसका जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड कोरिलेशन। ठीक है ना, इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो इंट्रोडक्शन आता है। क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बायोस्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन किसका, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, इज अ साइंस यूज फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब किसके लिए यूज की जाती है, कलेक्शन के लिए। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे वेरियस सोर्स हो गया, डाटा हो गया, मतलब वेरियस सोर्स से हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो उसको जब कलेक्ट करेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास 5 पेज का डाटा है, ठीक है ना। अब उस 5 पेज के डाटा को क्या करेंगे, आप एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो एक पेज में आ जाएगा। तो हमने कलेक्शन किया, कलेक्शन करने के बाद ही तो उसको एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो उसके वो कैसे, मतलब स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत तो ही आया। तो पहला जो प्रोसीजर होगा, जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, कलेक्टिंग होगा। दूसरा क्या है, क्लासीफाइंग, मतलब हम क्लासीफाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी मान लीजिए 10 से 20, मतलब जो कि कोई भी डाटा आप कर रहे हैं कि 0 से लेकर के 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पास आउट हुए, 10 से 20 लेकर ऐसे हैं जो कि बी ग्रेड पास आउट हुए, 20 से लेकर के 30 हुए वो हमारे क्या हुए कि सी ग्रेड पास आउट हुए। तो वही जो ग्रेड बनता जा रहा है, मतलब 0 से 10, ये हमारा क्या है, क्लासीफाई तो कर रहे हैं। 10 से 20, 20 से 30, ये हमारा क्या क्लासीफाई तो कर रहे हैं। एंड प्रेजेंट करना, प्रेजेंट क्या दिखा रहा है कि जैसे 0 से 10 से लेकर के हमारे जो स्टूडेंट है अच्छे नंबर से पास हुए, तो ये हमारा हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे जो 0 मतलब 0 से लेकर के 10 बच्चे आगे के थे, उन्होंने अच्छा नंबर लाया, तो हमने क्या किया, प्रेजेंट किया। ठीक है ना। एंड इंटरप्रेजेंटिंग, मतलब इंटरप्रेट करके उसके ऊपर हमने काम किया। ठीक, तो ये हमारा क्या स्टैटिस्टिक्स है। अब सिंपल सा समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या। स्टैटिस्टिक्स इज द सेट ऑफ इक्वेशन व्हिच आर यूज टू एनालाइज द डाटा। सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई टेबल देते हैं, देखते हैं, या कोई आप ग्राफ देते हैं, जैसे अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे, ठीक है ना, मार्केट एनालिसिस आप जानते हैं ना कि क्या होता है, जो शेयर मार्केट होता है वहाँ की जब आप चार्ट देखते होंगे, तो चार्ट आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे फिर ऊपर फिर ऐसे ऐसे नीचे चलता रहता है, ठीक है ना। तो उसी डाटा को, उसी को एनालाइज करके हम ये पता कर लेते हैं कि आज मार्केट अप जाएगी कि डाउन जाएगी। ठीक, तो उसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स क्या है कि कैंडल ही है, कि मतलब हमको ये बता रहा है, एक इक्वेशन है, एक सेट ऑफ इक्वेशन है जो कि हमारे बताता है कि हमने जो डाटा लिया था, उस डाटा को एनालाइज करके उसको एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अभी हम आगे चल के एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। अब कुछ हमारे साइंटिस्ट ने बोला, जैसे एल बॉले ने क्या बोला कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारी क्या है, काउंटिंग की साइंस है। मतलब जो नंबर की गणना होती है, गणना कहने का मतलब क्या है, गिनना, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, काउंटिंग ही तो है। तो उसी की साइंस को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में भी राइटली कॉल्ड एज द साइंस ऑफ एवरेज, मतलब जैसे एवरेज, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एवरेज बनता है, मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको 10 नंबर के 3 क्वेश्चन पेपर आए, जिसमें से आपको हर एक में 9 8 10 मिला, तो टोटल 27 हुआ। अब आपका एवरेज कितना बन गया, 10 का एवरेज कितना बनेगा, 10 में से आपको एवरेज हर पेपर में 9 नंबर मिला। ठीक, तो वो क्या आपका एक एवरेज है। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स इसको भी बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, ढेर सारा डाटा कलेक्ट करके उसको एक एवरेज निकाल देंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम, स्टैटिस्टिक्स। ठीक, अकॉर्डिंग टू टर्टल ने क्या किया कि स्टैटिस्टिक्स इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द क्वांटिटेटिव डाटा। जो कि अभी मैंने आपको जस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो पहली डेफिनेशन है उसमें बताया कि कलेक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, प्रेजेंट हो गया, कंपेयर हो गया, इंटरप्रेटिंग हो गया। जो भी क्वांटिटेटिव डाटा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उसकी जो टेक्निक होगी उसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए कि एक तरफ पैरासीटामॉल है, दूसरी तरफ से दूसरी ब्रांड की पैरासीटामॉल है। अब उसका डाटा हमने कलेक्ट किया कि कितना उसका हाफ लाइफ है, कितना उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छा शो कर रहा है, कितना उसकी मार्केट वैल्यूएबल है या नहीं है। तो वो हमने क्या क्लास मतलब कलेक्ट किया, ठीक है ना। उसके बाद उसको प्रेजेंट किया, मतलब दोनों को एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया। अब हम देखेंगे कि किसकी पीक ऊपर जा रही है, किसकी पीक नीचे जा रही है। तो इस हिसाब से हम बता सकेंगे कि कौन सी जो पैरासीटामॉल कंपनी है वो अच्छी ड्रग हमको दे रही है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि कोई भी ड्रग आप लेते हैं, ठीक है ना, तो उस ड्रग की आप क्या करते हैं, एक AUC चार्ट बनाते हैं कि उसका आप देखते हैं कि कितने समय में उसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हुआ, कितने समय में उसकी मैक्सिमम बायोएबिलिटी देखने को मिली, कितने समय में उसका हाफ लाइफ हुआ। तो इसका हम एक चार्ट बना लेते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल कर दूं कि अभी कोई ड्रग है, अब ड्रग का मैं सूत्र लिखूं कि एब्जॉर्प्शन इतने देर में हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन इतने रेट में हुआ, इसका जो कंसंट्रेशन मैक्सिमम हमारे बॉडी के अंदर इतने देर में हुआ। तो ये कम से कम 1-2 पेज का डाटा बनता हुआ चला जाएगा। लेकिन मैंने एक AUC चार्ट बनाया जिसमें हमने दिखाया कि यहाँ इतने समय लगा इसको एब्जॉर्ब होने में, मतलब कहने का जैसे इसको मिनट, मतलब कंसंट्रेशन है और ये हमारा क्या है, मिनट है, टाइम है, ठीक है ना। तो कितना लगा, 20 मिनट लगा इसको एब्जॉर्ब होने में। तो हमको इसी चार्ट में पता चल रहा है कि 20 मिनट के अंदर जो हमारी ड्रग है वो पूरी की पूरी हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद ठीक है ना, उसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन था एब्जॉर्बेंस का वो कितना है हमारा, सिंपल सा 20 मिनट। तो हमारा ये पता चल गया
गया कि हम जो भी ड्रग इंटेक कर रहे हैं उसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर कब आता है, 20 मिनट के बाद आएगा, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि हाफ लाइफ उसकी देख लेंगे कि हाफ लाइफ कितने देर में आए। तो हाफ लाइफ अगर हम देखेंगे तो 25 मिनट के बाद स्टार्ट हो जा रही है और कितनी देर में एलिमिनेट आउट हुई, 40 मिनट हमारी क्या हुई, ड्रग हमारी एलिमिनेट आउट हो गई। तो इस हिसाब से हम एक ड्रग लिया, उस ड्रग की हमने क्या किया, डाटा कलेक्शन किया। डाटा कलेक्शन करने के बाद उसका एक चार्ट बना लिया। अब चार्ट के हिसाब से हम बता सकेंगे कि इतनी देर में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इतनी देर में एलिमिनेशन हो रहा है, इतनी देर इसकी हाफ लाइफ होगी, इतना इसकी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है, इतना इसकी मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन है, इतना इसमें टाइमिंग लगा, कितना इफेक्ट शो करा। ये सारी चीज़ें हम इसके माध्यम से बता सकेंगे। किसके, इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं कि जब लंबे छोटे डाटा को कन्वर्ट करते हैं हमने एक ग्राफिकल चार्ट में, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ऑल दीज डाटा आर कलेक्टेड एंड प्लॉट ए ग्राफ टू शो आर ड्रग प्रोफाइल डाटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम एक ड्रग प्रोफाइल डाटा बना लेंगे और ये हमारे रिसर्च के लिए भी जो भी काम होगा वो हमारे लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा टर्म आता है वो आता है बायो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, ठीक। जैसे कि अभी मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स समझाया, उसी में आप बायो समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको ड्रग बताया तो आप इसी चार बायो स्टैटिस्टिक्स में भी लाकर जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग ऑफ द बायोलॉजिकल और हेल्थ डाटा। कहने का मतलब क्या है कि जो भी बायोलॉजिकल और हेल्थ डाटा है उसका कलेक्शन करना, उसकी एनालिसिस करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको ग्राफिकल फॉर्म या हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना यूजिंग द स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बायो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो सिंपल सा अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बायो स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड फॉर द कंपेयरिंग द एक्शन ऑफ डिफरेंट ड्रग और डोसेज फॉर्म और द एक्सेस द रिलेटिव पोटेंसी। अब देखिए हमने बायो इक्विवेलेंस पढ़ा। अब बायो इक्विवेलेंस हमारा क्या था, एक चार्ट आता है। ये चार्ट कुछ इस प्रकार से है कि हमारी दो ड्रग है, मान लीजिए कि हमारी ये न्यू ड्रग है, ये हमारी कौन सी है, ओल्ड, सॉरी ये हमारी ओल्ड ड्रग है, ये हमारी न्यू ड्रग है। मान लीजिए पैरासीटामॉल है, ठीक है ना। तो पैरासीटामॉल की जो ओल्ड ड्रग थी उसने अपना एक्शन इतना दिया, इतने के बाद में फिर हमारी एलिमिनेशन हो गई। लेकिन जो हमारी नई ड्रग आई, नई पैरासीटामॉल ड्रग आई, उसके जो मैक्सिमम एक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा था। मतलब इससे कंपेरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सबसे ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एज कम्पेयर टू ओल्ड ड्रग के ज़्यादा अच्छा था। तो ये हमारा क्या हुआ कि ये हमको बता रहा है कि जो हमारी ड्रग थी, पुरानी ड्रग थी, उससे ज़्यादा कहीं बेहतर हमारी नई ड्रग है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी को बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स। मतलब बायो इक्विवेलेंस जो चार्ट बना उसी को क्या बोलेंगे, बायो स्टैटिस्टिक्स। तो न्यू ड्रग शो मोर एक्शन देन दी ओल्ड ड्रग आफ्टर दी बायो से हमने किया। उसके बाद हमको पता चला कि जो हमारी नई ड्रग थी वो ज्यादा एक्शन शो की एज कंपेयर टू ओल्ड ड्रग। तो हमको ये पता चला किसके माध्यम से, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, ठीक। तो हमको ये समझ में आया कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, कि सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाटा को कलेक्शन करना, उसका प्रेजेंटेशन देना, साथ ही साथ में उसको इंटरप्रिटेट करना, इस कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स इज अ स्पेशल related to figures which is responsible to collect, analyze and interpret the data obtained from the experimental studies or the survey। देखिए यही चीज मैं आपको शुरुआत से बताता हुआ आ रहा हूँ। दी वर्क ऑफ बायोस्टैटिस्टिशियन, फर्स्ट कलेक्टिंग द डाटा। मतलब जो बायोस्टैटिस्टिशियन होता है उनका काम क्या होता है कि सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे बाय परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड उसको फिर क्या करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इसी के बेसिस के आधार पे आगे के जितने भी टेबल्स हैं आप सारे के सारे संख्यांकी के आधार पे, जो स्टैटिस्टिक्स के आधार पर है, सारे के सारे उसी तरीके से आप बनाते हुए चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रीक्वेंसी होती क्या है। देखिए यहाँ पर अगर आप फिजिकल माध्यम में जाएंगे, फिजिक्स में जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग दैर्घ्य का मतलब जैसे तरंगे जो होती है उसको बोलते हैं, लेकिन ये अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। ये हम मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ने, और मैथमेटिकल पोर्शन में फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल नंबर। अब नंबर से एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएं आपको इस तरीके से कि मान लीजिए कि आपकी कोई एक कॉलेज है या कोई इंडस्ट्रियल मतलब ट्रेड मतलब इंडस्ट्रियल कोई कंपनी है, ठीक। तो आपने क्या किया कि वहाँ पे कुछ सामान मंगाया, जैसे CaCO3 मंगाया, NaCl मंगाया, C6H5 मंगाया, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह मंगाया। अब टोटल में, ठीक है, तो टोटल कितने ये आपके केमिकल थे, तो टोटल केमिकल कितने आए, 5 और 9, 9 2 11, 11 और 8 19, टोटल 19 आइटम आए। मतलब कहने का क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी 19 है। मतलब हम सिंपल सा बात करें तो 19 आइटम आपके केमिकल आए। अब उस 19 आइटम में कितने कैल्शियम कार्बोनेट है, कितना सोडियम क्लोराइड है, कितना फॉर्मेल्डिहाइड है, कितना C6H5 है, ये क्या कहलाता है उसकी नंबर ऑफ मतलब स्पेसिफिक नंबर। तो हमारा CaCO3 कितना 4 बोतल आया, NaCl 5 बोतल आया, C6H5
स्प्राइट 8 बोतल आया और फॉर्मेलिटी हमारे 2 बोतल आया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ आइटम को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, कि कितने अमाउंट में है या कितनी क्वांटिटी में है। तो उसी प्रकार से अगर हम डाटा में जाए तो उस डाटा के हिसाब से जैसे 0 से 10 से लेकर के इतने स्टूडेंट पास हुए, तो कितने स्टूडेंट पास हुए 0 से 10 रोल नंबर में लेकर के इतना, मतलब 5 स्टूडेंट पास हुए, तो कितने स्टूडेंट पास हुए 5, तो 5 क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है। 10 से 20 रोल नंबर के बीच में 4 स्टूडेंट पास हुए, तो 4 का मतलब क्या है आपकी, क्या है, फ्रीक्वेंसी है, नंबर है कि 4 स्टूडेंट पास हुए और 6 स्टूडेंट फेल हुए, आपकी दूसरी फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर 5 फेल में जा रहे हो तो पास आपके 4 हुए, फेल आपके 6 हुए, तो वो जो 4 और 6 का जो नंबर है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ टाइम ऑफ करेक्टर, कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर है वो कितना, मतलब टाइम ऑफ करेक्टर दैट हैज अपीयर्ड इन द कलेक्टेड डाटा, जो कि आपके डाटा में कलेक्टेड है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि क्रिकेट स्कोर में आप देखते हैं, तो मान लीजिए कि वीरेंद्र सहवाग है, उसने क्या मारा, 6 छक्के मार दिए, 4 चौके मार दिए, 3 दो ले लिया, 1 सिंगल ले लिया, तो अब उससे आप क्या कहते हैं, 4 मतलब शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आप ऐसा लिखेंगे कि 1 छक्का, 2 छक्का, 3 छक्का, 4 छक्का, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना। 6 छक्के मारे तो 6 शॉट, मतलब 6 शॉट और कितना 6 छक्का, ठीक है ना। 4 चौके मारे तो शॉट नेम क्या है, चौका है, और उसके बाद कितना मारा, 4 मारा, तो वो 4 क्या है, नंबर है, फ्रीक्वेंसी है। तो वही क्या है कि टाइम ऑफ करेक्टर, मतलब कितनी बार, मतलब कितना अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में, उसी को क्या बोलेंगे आप, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी क्या है ये समझ में आएगा कि सिंपल सा हम याद रखें नंबर, ठीक। अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिस्ट हो गई, टेबल हो गया या ग्राफ हो गया, दैट डिस्प्ले जो कि हमको दिखाता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस आउटकम इन द प्रोडक्ट डाटा, या नंबर, हम सिंपल सा फ्रीक्वेंसी की जगह पर नंबर भी बोले तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एक लिस्ट फॉर्म होगी या टेबल फॉर्म होगी या तो आपको ग्राफ होगा, जो कि आपको डिस्प्ले कराएगा कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आउटकम डाटा का जो प्रोडक्ट है वो कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में है, कितने नंबर में है, ठीक। तो व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इनटू द ग्रुप और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल स्टेबलाइज डिवीजन ऑफ द रेंज और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसी बात जो कि हमने डाटा हमको मिला, उसी डाटा को हमको एक ग्रुप में अरेंज करें, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से, या ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, या इस तरीके से आधार पर हम कर दे, ठीक है ना। तो उसी को एक ग्रुप में अरेंज करना, उसी डाटा को एक ग्रुप में अरेंज करना, किसके अकॉर्डिंग टू जो स्टैटिस्टिक्स के रूल है उसके आधार पे, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, देखिए ए हर्बल प्लांट ग्रुप, मतलब कि एक हर्बल प्लांट का ग्रुप है जिसमें हमको देखने को मिला कि वो 5 कैटेगरी है, ठीक है ना। और उनको हम क्या करेंगे, उनको हम क्लासीफाई, उनको हमने बांटा 5 उनके एज के आधार पे, मतलब कि 5 से 10 साल के, 20 से 30 साल के, इस हिसाब से। और टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, 50 हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे देखिए टेबल हमने बनाया, ये एसआर नंबर 1 2 3 4 5 ये अलग चीज है। एज ऑफ द प्लांट मतलब 5 से 10 साल के बीच में 15 प्लांट है टोटल, ठीक। 10 से 20 साल के बीच में 10 प्लांट है। 30 से 40 साल के बीच के जो प्लांट है उसमें टोटल नंबर 8 प्लांट है, ठीक है ना। 50 से 60 साल के जो प्लांट है वो 7 है, और 80 से 90 साल के जो प्लांट है वो 10। तो टोटल प्लांट आपके कितने हो गए, 50। अब 50 में 15 प्लांट ऐसे हैं जिनकी जो एज है वो कितनी है, 5 से 10 साल है। 10 प्लांट ऐसे हैं जिनकी एज कितनी है, 10 से 20 साल है। तो इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नंबर का बंटवारा करना। बंटवारा करने का मतलब सिंपल से कहने का क्या है कि जो उसकी एक्चुअल अमाउंट होगी उसको हम सिंपल सा उसके आगे लिख देंगे। तो ये चीज आपको समझ में कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, टेबल में आपने बता दिया, और टेबल और मैंने उसकी डेफिनेशन भी आपको बता दी, ठीक है ना। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूअस या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, दूसरा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यही 2 इंपॉर्टेंट है हमारी स्टैटिस्टिक्स की, बायोस्टैटिस्टिक्स की जान है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि हम कंटिन्यूअस की मतलब कहते हैं, मतलब कंटिन्यूअस उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्लासिफिकेशन करते रहते हैं, जैसे 10 20 20 के बाद 30 30 के बाद 40 40 के बाद 50, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी एडिशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। जबकि क्यूमुलेटिव हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट क्लास की होगी उसको लोअर क्लास से हम जोड़ देते हैं, या जो लोअर क्लास की को हाईएस्ट क्लास से जोड़ देते हैं, तो हमारी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है ना। अभी क्यूमुलेटिव के ऊपर हम बाद में जाएंगे, पहले आते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सीरीज, क्या एक सीरीज है, सीरीज का मतलब एक टेबल है जहां पे इन विच द डाटा आर क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट क्लास इंटरवल। जैसे मैंने अभी आपको बताया एसआर नंबर के आधार पे 1 2 3 4, उसके बाद हमने क्या लिखा था, एज के हिसाब से 5 से 10 साल, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, इस प्रकार से लिखा था। वो क्या उसकी क्लास है, उसकी एज जो है क्लास इंटरवल्स है, मतलब 0 से लेकर के 5 साल, 5 से लेकर के 10 साल, 10 से लेकर के 20 साल, 20 से लेकर के 30 साल। ये क्या है उसके अंदर, मतलब उसके अंतर्गत क्लास है, मतलब क्लास इंटरवल्स है, विदाउट गैप, मतलब बिना किसी गैप के। अब ऐसा नहीं है कि 5 से 10 उसके बाद 50 से 60, ऐसा कुछ
कुछ नहीं है, 5 से 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, इस प्रकार से मतलब वो कंटिन्यूअस होगा विदाउट गैप एंड दियर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आर असाइंड एज पर क्लास इंटरवल्स एंड क्लास विड्थ। अब समझते हैं क्लास इंटरवल्स क्या है। तो क्लास इंटरवल द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब एग्जांपल के तौर पर मैक्सिमम, जैसे हमने मान लिया कि 10 से 20 साल की एज हमने मान लिया, तो 10 क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू है और 20 आपकी क्या है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो अब मैक्सिमम वैल्यू 20 है, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है 10 है, तो 20 में से 10 आप घटा देंगे, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आएगा। उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स बोलते हैं, विच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द क्लास। अब इसका जो फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू एच माइनस एल बाई सी, जहां पे टी क्या है क्लास इंटरवल्स है जो कि हमको देखना है, एच का है हाईएस्ट वैल्यू मान 20 हो गया, लोएस्ट वैल्यू क्या है आपकी 10 है, ठीक है ना। तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, और नंबर ऑफ क्लास कितने नंबर की क्लास है मान लीजिए 1, तो सिंपल सा 10 बाई 1, तो टी इक्वल टू क्लास इंटरवल इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10। तो अगर हम 10 से लेकर के 20 के बीच में भी कोई भी ग्रुप बनाते हैं तो टोटल हमारा ग्रुप कितना बनता है 2 बनता है। अब इसमें हमारा 2 मेथड आते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव मेथड होता है, एक इंक्लूसिव मेथड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ जाएंगे तुरंत, इसमें कोई भी प्रकार की विद्या नहीं पढ़नी है, समझिए। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि द क्लास इंटरवल जो होता है अरेंज्ड सो दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारी क्या है 0 से 10 है, तो ये 10 हमारा क्या है मतलब अपर लिमिट है ना, मतलब सबसे हायर क्लास के ना। उसके बाद यही 10 हमारा क्या है दूसरे, मतलब दूसरे एसआर नंबर के दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट है, समझिए। ये हमारी 0 से 10 से लेकर जो 0 से 10 है, यहाँ पे 10 हमारी पहली क्लास की अपर लिमिट है और यही 10 हमारी सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट है। समझ रहे ना आप क्या है कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 10 है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है 10 है। तो इसका मतलब इसकी जो ग्रुप फर्स्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही ग्रुप सेकंड की हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक। तो उसी के आधार पे इसको बता जाएगा क्लास इंटरवल्स के आधार पे, ठीक है। तो 0 से 10 से लेकर के 10 से 20 से लेकर के 20 से 30 से लेकर के 30 से 40 से लेकर 40 से 50 लेकर के, ठीक। अब नंबर ऑफ प्लांट मतलब ऐसे प्लांट, ठीक है, जिसको 0 से 10 से लेकर के पॉट्स में पाएगा तो 10 प्लांट है, ठीक है ना। 10 से 20 में 22 है, ठीक है ना। 20 से 30 में कैटेगरी में 24 प्लांट है, 30 से 40 में हमारे 16 है, 40 से 50 में 18, टोटल प्लांट हमारे कितना है 90 है। तो अब यहाँ पे समझिए देयर आर 10 प्लांट हुज पोर्ट्स आर बिटवीन द 0 to 10, मतलब ऐसे 10 प्लांट है जिनके जो पोर्ट्स हैं वो 0 से 10 के बीच में है। 22 प्लांट ऐसे हैं जिनके पोर्ट्स हमारे 10 से 20 के बीच में है। 16 प्लांट पोर्ट्स ऐसे हैं जिनके जो पोर्ट्स है वो 20 से 30, ठीक है ना, इस आधार पे है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी एक्सक्लूसिव मेथड रहेगा। वही इंक्लूसिव मेथड क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो एक ही डिजिट है वो बार बार रिपीट नहीं होगी। जैसे वहाँ पे 0 से 10 से लेकर के 10 से 20 था, अभी मैं आपको बोलूँ कि ऐसे प्लांट बताइए, एक प्लांट ऐसा है जिसके जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं वो 10 है, तो अब आप बताइए कि क्लास फर्स्ट में रखेंगे क्लास सेकंड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, तो 0 से 10 में रखेंगे कि 10 से 20 में रखेंगे। अब इसी चीज को, इसी समस्या को हटाने के लिए एक नए मेथड का आविष्कार हुआ जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लोअर लिमिट ले लेते हैं उसी डिजिट के आधार पे, मतलब 0 से 9 ले लिया, ठीक है। इन दिस मेथड दी अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इंक्लूड इन इट सेल्फ, मतलब कहने का क्या है, जो इसकी जो अपर लिमिट है वो इसके अंदर ही रहेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। 0 से 9 हो गया, 10 से 19 हो गया, 20 से 29 हो गया, 30 से 39 हो गया, 40 से 49 हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं भी डबल मतलब ऐसा नहीं कहेगा। अब यहाँ पर अभी मैं आपको पूछूं कि ऐसा नंबर ऑफ पोर्ट्स, मतलब ऐसा प्लांट देखिए जिनके नंबर ऑफ पोर्ट्स हमारे 10 हैं, तो आप सेकंड क्लास में तुरंत चले जाएंगे, ठीक। अभी वहां पे पूछता तो वहां पर आप फर्स्ट और सेकंड क्लास में कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप सेकंड क्लास में तुरंत चले जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड, ठीक है ना। तो 0 से 9 नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने पाएंगे 10 प्लांट, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं 10 प्लांट है, तो देयर आर 10 प्लांट्स व्हिच पोर्ट्स बिटवीन द 0 to 9, देयर आर 22 प्लांट्स व्हिच पोर्ट्स बिटवीन द 10 to 19। तो इसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सक्लूसिव मेथड होता क्या है और इंक्लूसिव मेथड होता क्या है, ठीक है। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में तुरंत जाकर के कमेंट करो कि सर समझ में आ गया, अदरवाइज फिर से व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे समझाऊंगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक आपने इसको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की जब लैब की होगी या इंजीनियरिंग आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, फिर से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितनी फ्रीक्वेंसी है टोटल फ्रीक्वेंसी इन विच फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट क्लास की जो इंटरवल्स है उसको जोड़ देंगे सेकंड क्लास की इंटरवल से। अभी कैसे जोड़ेंगे अभी आगे समझेंगे, ठीक है ना। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी आप समझ जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहता है इट इज ऑब्टेन बाय द एडिंग सक्सेसिवली द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस डाटा, क्यूमुलेट बिगिंस फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाई। अब यहाँ पे आप समझिए, हमारे कुछ प्लांट को हमने एज वाइज डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एसआर नंबर अलग चीज़ है, उसको आप हटा दीजिए। एज ऑफ द प्लांट 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, ठीक है। तो 5 से 10 साल के जो ऐसे प्लांट जिनका नंबर ऑफ प्लांट कितना है, 4। 4 प्लांट ऐसे जिनकी जो एज क्या है 5 से 10 साल है। 6 प्लांट ऐसे जिनकी एज 10 से 15 साल है। 10 प्लांट ऐसे जिसकी एज 15 से 20 साल है। 8 प्लांट ऐसे जिनकी एज 20 से 25 साल है, ठीक। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, देखिए। अब हमने क्या किया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के 5 से 10 साल के बीच में जो नंबर ऑफ प्लांट 4 है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 आएगी। उसके बाद 10 से 15, मतलब 10 से 15 जो प्लांट हैं, मतलब ईयर साल के जो प्लांट है, उसमें टोटल 6 प्लांट है। तो अब टोटल मतलब 5 से और 15 के बीच में कितने प्लांट आए, 6, 4, 10। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आएगी, 10 आ गई। उसके बाद 15 से 20 साल के बीच में 10 प्लांट है, ठीक है ना। तो 5 से और 20 साल के बीच में टोटल प्लांट कितने आए, 10 और 10 20, ठीक। इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर से समझिए, 5 साल से लेकर के 10 साल के प्लांट के बीच में जो टोटल नंबर कितना है, 4 नंबर, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 आएगी। उसके बाद 10 से 15 साल के लेकर के जो प्लांट टोटल 6 है, तो ये 6 और ये 4 जुड़ जाएगा। मतलब कहने का क्या, अब हम यहाँ पे पूछें आपसे कि 5 से लेकर के 15 साल के बीच में जो प्लांट है उनकी नंबर कितना है, उतना उनका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आप टोटल बोलेंगे 10। क्यों, क्योंकि 4 ऐसे प्लांट है जिनकी जो एज कितना है 5 से 10, और 6 ऐसे प्लांट है जिनकी जो एज क्या है 10 से 15। तो टोटल अगर हम 5 से 15 डायरेक्ट अगर पूछ लें, तो आप 6, 4, 10 बताएंगे कि नहीं बताएंगे। उसी प्रकार से अगर हम पूछ लें 5 से 20 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4, 6, 4, 10 और 10 20, तो हमारा यहाँ पे 20 आया। उसी प्रकार से अगर हम 5 से 25 के बीच में पूछे, तो 6, 4, 10, ठीक है ना। आपने माना 6, 4, 10 और 10, 10, 20 और 20 के बाद 8, 28, तो टोटल कितना होगा, 28 हो गया। या इसको यहाँ से जोड़ लो, चाहे इसको ऐसे से जोड़ते हुए आप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। इसी प्रकार से आप अगर इसको टोटल जोड़ेंगे तो 67 आएगा, ठीक है ना। जोड़ लेते हैं, 6, 4, 10, 10, 20, 8, 28, 28, 7, 35, 35, 12, 47, 47, 20, 67। तो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने हैं, 67। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, 67 है, ठीक है ना। 67 है। तो हम अगर हम सिंपल आपसे पूछे कि आपने एज वाइज तो आपने कर लिया, अब आप कितने प्लांट है 5 से 40 साल के बीच में, तो आप टोटल बताएंगे 67। इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये जो मेथड है, कौन सा मेथड है, आप शुरू से शुरू करते हैं लोवेस्ट टू हाईएस्ट की तरफ जाएंगे। अब जो दूसरा मेथड है वो कौन सा मेथड है, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या करते हैं, जैसे उसमें हम क्या करते थे, तो ऊपर से जोड़ते थे, इसमें हम नीचे से जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। नंबर वही आना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन बाय डिटरमाइनिंग द क्यूमुलेटिव टोटल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट क्लास टू द लोवेस्ट क्लास। मतलब वहाँ पे हम लोवेस्ट क्लास से हाईएस्ट क्लास की तरफ जा रहे थे, यहाँ पर हम क्या जाएंगे, हाईएस्ट क्लास से लोअर क्लास की तरफ में जाएंगे। अब यहाँ पे समझिए ग्राफ को, ठीक है ना। 10 से 15 साल के प्लांट के बीच में कितने प्लांट है, 10 प्लांट है। 15 से 20 के बीच में 8 प्लांट है, मतलब ईयर है, ठीक है ना। 20 से 25 साल के जो प्लांट है हमारे, वो उसमें 7 हैं, ठीक है ना, 7 प्लांट है। 25 से 30 साल के जो टोटल 15 प्लांट है। 30 से 35 साल के 25 प्लांट है। 25 से 40 साल के 17 प्लांट है। 40 से 45 के 2 प्लांट है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम उल्टा शुरू करेंगे, यहाँ से तो टोटल 40 से 45 साल के हमारे कितने 2 प्लांट हो गए, ठीक है ना। उसके बाद 35 से 40 से प्लांट में 17, तो 17 और 2 19, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 19 आ गई। 30 से 35 साल के टोटल 25 है, तो 25 19 कितना हो गया, 44 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 44 लिख दिया। 25 से 30 साल के बीच में 15 है, तो 15 और 44 59 59 हो गया, ठीक है ना। तो 20 से 25 साल का टोटल नंबर प्लांट 7 है, तो 59 में 7 हो गया, 66 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 84। तो टोटल अगर हम पूछें 10 साल से लेकर के 45 साल तक के बीच के जो प्लांट है, टोटल प्लांट कितने हैं, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। पहला है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, दूसरा हिस्टोग्राम, तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, चौथा हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है, और पांचवा आपका क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व दोनों एक प्रकार से हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम एक साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, लाइन फिगर। देखिए जो कंप्यूटर जानते हैं, ठीक है ना, MS एक्सेल जो भी चलाए होंगे, डाटा वगैरह जो बनाए होंगे, उनको यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप आसानी से समझ ले जाएँ, ठीक।
तो पहला क्या है, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लाइन का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राफ में देखो लाइन, ठीक है। तो मान लीजिए कि यू तो डिपेक्ट का मतलब आरेख, आरेख का मतलब क्या था, स्ट्रक्चर। आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, उसी को डिपिक्ट ही बोलते हैं, ठीक। तो डिस्क्रीट द डाटा मतलब डाटा को डिस्क्रीट करने के लिए। तो इस ग्राफ में क्या होता है कि द साइज इज डिपिक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब जो इसका साइज होगा उसको एक्स एक्सिस पे, एंड फ्रीक्वेंसी हमारी वाई एक्सिस पे जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि एक क्लास है, उस क्लास में हमारे टोटल स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो टेस्ट हुआ, टेस्ट में हमारा जो 0 नंबर पाए वो एक स्टूडेंट, मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है ना। 8 स्टूडेंट ऐसे जिनको 10 नंबर मिला, 7 स्टूडेंट ऐसे जिसको 20 नंबर मिला, 15 स्टूडेंट ऐसे जिनको 30 नंबर मिला, और 20 स्टूडेंट ऐसे जिनको हमारा कितना 40 नंबर मिला, और 16 स्टूडेंट ऐसे जिनको हमारा टोटल 50 नंबर मिला। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बना देंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ में आप सिंपल से देख सकते हैं कि हमारे मार्क्स हो गए 10, 20, 30, 40, 50 और 0, ठीक है ना। 0 को कोई मार्क नहीं, तो 0 का मतलब 0, तो सिंपल से हम 0 को ऐसे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा 8 स्टूडेंट है जिनको 10 नंबर मिला, तो हम यहाँ से नंबर वहाँ पे स्टूडेंट है, तो यहाँ पर 8 के सिंपल सा 10 नंबर पे ऐसे ला करके जोड़ देंगे। तो ये 8 हमारे स्टूडेंट होंगे जिनको 10 नंबर मिला। तो हमको सिंपल सा, अगर ग्राफ देख रहे हैं तो हम सिंपल सा 8 नंबर के 10 स्टूडेंट हमको मिल गए, ठीक है ना। उसके बाद 7 स्टूडेंट है जिनको 20 नंबर मिला, तो 7 स्टूडेंट है जैसे उनको 20 नंबर मिला। इस प्रकार से हम लाइन के तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाते चले जाएंगे। उसके बाद हमें आता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेट ऑफ रेक्टेंगुलर बार। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे क्या है, ये रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है ना। तो जो प्रोपोर्शन जो क्लास इंटरवल, जिनका जो एरिया होगा वो क्लास इंटरवल के बराबर में होगा, ठीक। तो अब एग्जांपल जैसे मार्क्स के आधार पे 0 से 10 स्टूडेंट ऐसे जिनको 4 स्टूडेंट ऐसे जिसको 0 से 10 के मतलब एवरेज के हिसाब से नंबर मिला। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 10 से 20 के बीच में नंबर मिला। 10 स्टूडेंट ऐसे जिनको 20 से 30 के बीच में नंबर मिला। 15 स्टूडेंट हैं जिनको 30 से 40 के बीच में मिला, और 8 स्टूडेंट ऐसे जिनको 40 से 50 के बीच में नंबर मिले। तो उसी प्रकार से देखिए कि ये हमारा क्या है, टोटल नंबर मतलब मार्क्स के नंबर है, और सॉरी ये हमारे मार्क्स हैं, ये हमारे टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो 0 से 10 के बीच में हमारे टोटल 4 थे, तो हमने 4 बना दिया, एक रेक्टेंगुलर बना दिया, ठीक है ना। 10 से 20 के बीच हमारे कितने थे, 7 थे, तो हमने 7 पे एक कर्व खींचा और 7 पे ऐसे बना दिया, ठीक है ना। 20 से 30 के बीच हमारे कितने 10 थे, तो हमने 10 का लाइन लिया, 10 को खींच दिया, ठीक है ना। 15 से 30 से 40 के बीच 15 स्टूडेंट थे, तो 15 स्टूडेंट हमने एक रेक्टेंगुलर ग्राफ बनाया। तो इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो कर्व होता है सेम जैसे हिस्टोग्राम के तरीके, बस हम इसको क्या कहते हैं, लिंकिंग कर देते हैं, मतलब रेक्टेंगल बना के मिड पॉइंट को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे 10 से 20 की एज है हमारी, जो पेशेंट है वो टोटल पेशेंट एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 10 से 20 साल के पेशेंट 5 हैं, 20 से 30 साल के पेशेंट 20 हैं, 30 से 40 साल के पेशेंट 25 है, 40 से 50 साल के 35 पेशेंट है, 50 से 60 साल के 10 पेशेंट है, ठीक। तो हमने क्या किया, वही हिस्टोग्राफ बनाया, और हमने क्या किया, मिड पॉइंट लेकर के एक हमने क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी कर्व भी सेम इसी प्रकार से बनता है, बस उसका जो कर्व होता है स्मूथ बनता है। उसके बाद जो पांचवा आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। द ग्राफ इज ऑब्टेन बाय द कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एट ईच अपर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वहां पे हम डायरेक्ट जोड़ रहे थे, अब यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आधार पर जोड़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लास है, उसमें हमारे जो स्टूडेंट 4 स्टूडेंट हैं जिनको 0 से 10 नंबर मिला, 7 स्टूडेंट जिनको 10 से 20, ठीक है ना। 20 से 30 नंबर पाने वाले में 9 स्टूडेंट, 30 से 40 नंबर 10 स्टूडेंट, 40 से 50 नंबर पाने वाले 15 स्टूडेंट, 50 से 60 पाने वाले 22 स्टूडेंट, 60 से 70 पाने वाले 14 स्टूडेंट, और 60 से 70 से 80 स्टूडेंट मतलब नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो भान्य से, जैसे भी हमने अभी तुरंत बताया था कैसे निकाला था। 7 4 11, पहले 4 का 4, 7 4 11, ठीक है ना। उसके बाद 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 15 45, 45 और 22 67, 67 और 14 81, 81 6 87। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कैसे निकाला जाता है। अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, यहाँ पे हमने मार्क्स लिख दिया। तो यहाँ पर हम सिंपल सा देखें कि यहाँ पर हमने क्या दिखा कि 4 स्टूडेंट, मतलब 4 स्टूडेंट ऐसे जो कि 0 से 10 के बीच में है, तो 0 से 10 के बीच में टोटल 4 स्टूडेंट। अब हमारा पास कितना 4, तो 4 स्टूडेंट हो गए, ठीक है ना। उसके बाद 10 से 20 में हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 आ गए, तो 10 से और 20 के बीच हमारा क्या है 11, तो हमने 11 पे ले लिया, 11 पे ग्राफ बन गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 20 से 30 में हमारा 20 आ रहा है, तो 20 से 30 के बीच में हमारा क्या हो रहा है 20, यहाँ पे देखिए 20 और 30 में हमारा 20 आ रहा है, ठीक है ना। तो 20 और 30 में हमने क्या लिख दिया, एक 20 पे कर्व ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 30 से 40 के बीच में 10, यहाँ पे क्या रहा है 30 आ रहा है, तो हमने 30 पे ले लिया। तो इसी प्रकार से हम लेते चले जाएंगे, और जो भी अपना ग्राफ है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा जो ड्रॉ होता है ये सिंपल सा ग्राफ पेपर पे होता है। तो आप अगर इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो अच्छे तरीके से बनेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, जो भी हमारा समांतर माध्यिका होगी वहाँ पे वो निकालेंगे, हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में, दोनों में बताएंगे, जिससे कि आपको समझ में